आज सलूट मार के शो का आगाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि जिनको सलूट मारना लाजमी होता है वो नोट्स लें। मैं बताता जाऊँगा, आप लोग अपने पास नोट करें ताकि मुल्क की मईशत थोड़ी बेहतर हो सके। तो सर, मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो फ़ैसला करते हैं और जिनको सलूट मारना लाजमी होता है और मारना भी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए एक इज़्ज़त का मुकाम रखते हैं, तो सर बात ये, इस मुल्क का मसला कभी भी टैक्स नहीं रहा। हमेशा से इस मुल्क का मसला माशी ग्रोथ रहा है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो टैक्सेशन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टैक्सेशन इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हम जितनी ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने पर मेहनत कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से पंगा लिए हुए हैं, महंगाई हमने बढ़ा दी है, नेज़ हर तरह का हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए हर बंदे को अपना वैरी बना लें, लेकिन ये तो हमारा मसला है ही नहीं। तो प्लीज़ ये नोट्स शाम को पुटअप करें। मेरी गुजारिश है कि ये चीज़ बड़ी तफसील में डिस्कस की जाए, और बिलखुसूस जो लोग इस मुल्क के अंदर फ़ैसले करते हैं, अहम फ़ैसले करते हैं, इस मुल्क की सालमियत जिन लोगों के हाथों में, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर बेइंतहा वनरेबल हो चुका है। सर, टैक्सेशन हमारे मुल्क का मसला ना कल था ना आज है, और हमारी क़यादत को गुमराह किया जा रहा है। अब मैं इमरान खान साहब से मुखातिब होता हूँ। अब मैं उनसे मुखातिब तो हो लिया, अब मैं इमरान खान साहब से मुखातिब होकर कहता हूँ, सर ये मज़मूम साजिश है आपके ख़िलाफ़। आपको गैर मकबूल करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको हुकूमत में आने के बाद मुकम्मल तौर पे मिसगाइड किया गया है। आपको ये बताया जा रहा है कि टैक्सेशन के ज़रिए पाकिस्तान के मसले हल होंगे, ऐसा कतई नहीं है। FBR में 2% के रिफॉर्म्स नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इमरान खान साहब अपनी टीम को बुलाकर उनसे पूछें। आप टैक्स इकट्ठा करने पर जोर दे रहे हैं, प्रॉब्लम FBR के साथ है, उस मसले को आपने हल करने की कोशिश नहीं की। नंबर 2, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सर कोई काम नहीं हुआ। आपको मुकम्मल तौर पे गुमराह किया जा रहा है, आपको गलत समत में ले जाया जा रहा सर, और जितने गैर मकबूल फैसले कराने थे ये चालाकी से आपके ज़रिए करवाए जा रहे हैं, क्योंकि आप अवाम में मकबूल हैं। और आपको पता है कि अवाम के अंदर आपकी मकबूलियत में किस कदर कमी आ गई है। आपको वोट देने वाले लोग लोअर क्लास के लोग थे, यानी ऐसे लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। वो ऐसा महसूस करते थे कि क्योंकि मेरिट की बुनियाद पर इस मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा, आपके आने से शायद मेरिट का बोलबाला हो जाएगा। इस लोअर क्लास को महंगाई सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से हिट करती है सर। महंगाई के ज़रिए मुमकिन है, आप तो ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, आप ज़्यादा खुराक भी इस्तेमाल नहीं करते, आपकी शख्सियत में ज़्यादा लालच भी नहीं है, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है, लेकिन गरीब इस वक्त रुल गया सर। गरीब इस वक्त रुल गया, पिस गया, कुट गया है। और आपके जो बर्गर पप्पू ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक वाले बच्चे हैं PTI के, ये आपको मुकम्मल तौर पे मिसगाइड कर रहे हैं सर। बिल्कुल अवाम में आप गैर मकबूल हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, कल शेख रशीद ने बड़ी प्यारी बात की सर। उसने कहा इंसान जब इक्तिदार में होता है, उसकी आंखें अगर आपस में भी ना मिलती हों तो लोग फिर भी कहते हैं हेमा मालिनी जैसी आंखें। ये मैं नहीं कह रहा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। उसका कहने का मतलब क्या है समझो थोड़ा। मैं क्या करूं इमरान खान, क्या करूं? नाचूं, गाऊं? रोक सको तो रोक लो, तब मेरी बात सुनेंगे आप। भाईजान मैं आपको बता रहा हूं, अवाम के अंदर अवाम तपी बैठी है। आज इलेक्शन करा लो, आप हार जाओगे। ये सारे बर्गर पप्पू आपको ये थोड़ी बताएंगे, इनको तो ओहदे मिले में। अच्छा आगे चलते हैं, ज्यादा ना तपाऊं, पता लगा मेरे ही पीछे पड़ जाए। आजकल मीडिया को हर कोई बुरा कहता है, जरा कोई तनकीद कर दे उसको लिफाफा कहते हैं। आगे चलते हैं, अब आगे चल। मसला बुनियादी तौर पर यह कि रिको डिक, उसका जिक्र मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। लोग बोले कैसी काली जुबान है, मेरे बारे में लोग कहते हैं रोज़ आता है, बकवास करता है, नीम चढ़ाए करेला, हर वक्त नेगेटिव बात। मैं इस वजह से रिको डिक रिको डिक रिको डिक रिको डिक कह रहा था, क्योंकि मुझे पता था मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा इसके चक्कर में। हर आदमी को मजाक लगता है। सीपेक का भी मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि यह मंजन जाली मंजन है, दुनिया की तारीख से सबसे बड़ा झूठ, और मैं अकेला ये आदमी बोल रहा हूं काफी अरसे से। अब मैं रिको डिक का भी बता रहा था कि तुम लोग फंसोगे और गंदे फंसोगे। वहां पे चले गए, वो बोले हम कितना जुर्माना लगाएं, रिको डिक में कितना सोना निकला है? हाँ, 200 अरब डॉलर का सोना निकला है। अबे भाई 200 अरब डॉलर का सोना चांद पे निकल जाए, गोरा वहां पहुंच जाए, क्यों इतनी लंबी लंबी फेंकते हो कि जिसको संभालना मुश्किल हो?
शेम शेम। अभी बोलते हैं इफ्तिखार चौधरी का कसूर था। इफ्तिखार चौधरी के सामने जो चीज रखी थी उसके बाद उसने सही फैसला किया। मैं इफ्तिखार चौधरी के साथ हूं। आई सैल्यूट इफ्तिखार चौधरी, हमारी अदलिया को मैं सैल्यूट करता हूं। उसके सामने जो केस रखा उसने फैसला कर दिया। आपको पता है कि उसमें क्या चीज थी? मुल्क की सालमियत को खतरा था, मुल्क के वसाइल को चनों के दाम बेचा जा रहा था। क्या करता और इफ्तिखार चौधरी? उसने सही फैसला किया। आगे चलो, ज्यादा नहीं ना पंगा लेते, फंसने वाली बात। लेकिन जज्बात को समझो। इस 6 बिलियन डॉलर के IMF के लिए कितना डिस्को डांस हुआ, पेट पे लेट गए, बिजली महंगी, गैस महंगी, रोटी महंगी, दुनिया की हर चीज महंगी कर दी, और वो 6 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगा दिया उन्होंने फट से। अब क्या करोगे? नहीं देंगे। नहीं दोगे ना, ये ऐसी वैसी चीज नहीं कि नहीं देंगे, नहीं दे सकते, देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है। नहीं दोगे तो अंगूठा रख के निकलवाएंगे तुमसे। अब देने पड़ेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इमरान खान तो इसका कसूरवार नहीं है। पता कराओ दया, पता कराओ, कुछ तो गड़बड़ है। किसने की गड़बड़ ये पता करवाओ। फिर स्टॉक एक्सचेंज का सत्यानाश, गिर गई ना नीचे स्टॉक एक्सचेंज। अभी प्रोग्राम शुरू होने के आगाज से पहले तक 33, मुझे बताया जा रहा 33,038 पॉइंट के ऊपर पहुंच गई थी। कल तक तो मुझे झूठा बोलते थे। आज मार्केट गई ना नीचे, बोले नहीं सस्टेन करेगी, टेक ऑफ करेगी। अरे टेक ऑफ कहां से करेगी यार? पूरी कौम क्या अंधी हो गई? अभी कितनी नेगेटिव हो गई मैं अभी आपको बताता हूं थोड़ी देर के अंदर। 650 पॉइंट नेगेटिव हो गई, 650 पॉइंट नेगेटिव हो गई। और अभी कहेंगे नहीं अभी आगे अच्छा होगा, टेक ऑफ होगा, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैं क्यों मुझे अब मेरे मुंह से ज्यादा चीजें निकलवाओगे? मैं अगर सब सच बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। खैर एक लेता हूं, मैं भी कोशिश करता हूं कोई दवाई खाऊं जिससे मेरे जज्बात काबू में आए, लेकिन क्या करूं, बुजुर्ग की दुआ है, सच बोलना पड़ता है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई जज्बाती तो मैं हो जाता हूँ और जज्बाती मुझे होना पड़ेगा, क्योंकि गरीब के लिए किसी को तो बात करनी पड़ेगी। आखिरकार हमें उस पेडेस्टल से उतरना पड़ेगा, अवाम के मसाइल को समझना पड़ेगा। ये अवाम जो है अगर इसमें गैर मकबूल हो जाए हुकूमत, तो फिर कारोबार चल नहीं पाएगा, ना हुकूमत का, ना अवाम का, ना ताजिर का, ना सनतकार का। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम शहजाद साहब, जो कि एक माशी तजियाकार हैं। मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वेलकम करता हूँ आपको शो में खुर्रम शहजाद साहब। थैंक यू खुर्रम शहजाद साहब, अब बात यह है कि आपको पता होगा मैं बड़ी अजीब कड़वी उल्टी सीधी बातें करता हूँ, जिसकी वजह से अवाम बड़ी डिस्टर्ब होती है। लेकिन मैं काफ़ी अरसे से रिकॉर्डिंग के मामले पे बात कर रहा था, जबकि हर आदमी ने इसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया था। अब मसला कुछ ऐसा है कि आप जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन बड़े पेचीदा होते हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किए गए फ़ैसले जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि उन्हें जो है मुस्तरद कर दिया जाए या मानने से इनकार कर दिया जाए। पैसे तो 6 बिलियन डॉलर हमें देने पड़ेंगे, या फिर हमें तस्फिया करना पड़ेगा तेदियान कॉरपोरेशन से। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप नाजरीन को इसके मुतालिक बताएं, क्योंकि लोग अभाम का शिकार हैं। ये लोग भूल गए हैं एक ज़माने में सीपैक की तरह, जैसे सीपैक का मंजन 6 साल बेचा है, इससे पहले रिकोडिक का मंजन 2-3 साल बेचा गया था। तो इसको ज़रा तफसील से बताइएगा। देखें, ये 2011 की बात है। उस वक्त जो है रिकोडेक बलूचिस्तान के एक बहुत बड़ा गोल्ड माइन, एक तरह से वो एक्चुअली गोल्ड माइन है। तो उसमें कहा यह जाता था कि मल्टी बिलियन डॉलर की वैल्यू है उस वक्त के गोल्ड की प्राइसेस के हिसाब से। उस वक्त गोल्ड की प्राइसेस तकरीबन कोई 1100-1200 के अराउंड थी डॉलर पर रोज। और उस वक्त जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑफकोर्स रिजर्व्स का भी इशू था उस वक्त भी, और उस वक्त भी गवर्नमेंट चाह रही थी कि लोकल जो बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी जो रिसोर्सेज हैं हमारी खासकर बलूचिस्तान में, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो ये बाहर की कंपनियां आई थी, और उसमें जो है कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि जो है वो एक्सप्लोर करेगी, और उसके बाद जो है जेवी एक तरह से कहते हैं, जॉइंट वेंचर, जिसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक है और उस कंपनी का भी स्टेक ऑलमोस्ट इक्वली होता है। तो उसमें इन्होंने जो है बिड किया था और इनको ये मिला था, और फिर कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान ने किया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन उसमें डाली थी। तो बेसिकली हुआ ये कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया उस वक्त जो है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से, और उन्होंने जो है सुमोटो लिया और कहा कि इसमें प्रॉब्लम चल रही हैं, ये जो है लोकल एसेट है,
एक्सप्लॉइट हो जाएगा और उसमें जो है वो लेफ्ट से 2 नंबरियां, इस तरह की चीज़ें आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा हो रही थी। जी जी और उसी वजह से जो है फिर सुमोटो भी लिया गया। तो सुमोटो ने जो है इंटरवीन किया और इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कलअदम करार कह दें या फिर अब ये कह लें कि नल एंड वॉइड करार दिया। इस तरह की चीज़ें हुई। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में थी, तो इसलिए गवर्नमेंट के जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ऑनर ना करने की वजह से ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चला गया। और फिर ऑफकोर्स वर्ल्ड बैंक की जो आर्बिट्रेशन की जो फोरम है वो पिछले कुछ 5, 8, 6 सालों से 7 सालों से इनफैक्ट जो है इस पे जो है वो केस पाकिस्तान की तरफ से भी जुरी लगती रही। जो वकील हैं हमारे वो इंटरनेशनल फर्म्स भी थी, उसमें मल्टी मिलियन डॉलर हमने उसमें भी खर्च किए, वो भी लड़े हमारी तरफ से केस। और फिर ऑफ कोर्स इवेंचुअली क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन एक सीधी सी चीज़ थी कि हमने उसको फॉलो नहीं किया, तो वो तो ऑफकोर्स हमारे अगेंस्ट नहीं था। लेकिन इसमें इशू ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ जो हमारे रेलेवेंट फोरम्स हैं वो थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हो सकता है ये $6 बिलियन ना हो, $5 बिलियन की पेनल्टी ना हो सकता है कुछ मिलियन डॉलर्स में हो जाए, $150 मिलियन, $200 मिलियन, या इनफैक्ट इतना भी कहा जा रहा था कि 11-12 मिलियन डॉलर होगी सिर्फ, तो हम वो झेल लेंगे। तो अब वो इस मेरे हाल में खुशफहमी में रहने की वजह से शायद ये हुआ कि कोई खास के 7 साल में इस पर काम नहीं हुआ, इसकी तरफ ध्यान इतना दिया नहीं गया। और फिर इवेंचुअली ये हुआ कि जब अब हमारे अगेंस्ट आ गया तो अब ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो गया। उस टाइम पे हुआ है जब हमें फॉरेन रिजर्व्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम IMF प्रोग्राम में गए हैं और तकरीबन नहीं, अब ऑप्शन हमारे पास एक ही है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। वो ऑप्शन ये है कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें टेदियान के साथ। अब आउट ऑफ कोर्ट तो ना हुआ, डिसीजन तो आ गया एक तरह से, अब हमें तस्फिया की तरफ जाना पड़ेगा। अब हम तस्फिया कर लें, कोई सेटलमेंट कर लें टेदियान के साथ। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन और कोई है नहीं। हम तो खुद कंगले हैं, $6 बिलियन कहाँ से देंगे? अगर हम नहीं देंगे तो बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के असासाजात जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे। जो मैंने समझा है, सुना है, पढ़ा है, वो बता रहा हूँ। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम तो केस हार चुके हैं और इसका जो है दोबारा अपील करना भी इतना कोई आसान नहीं है। जी। और फिर ऑफकोर्स उसकी अपनी एक कॉस्ट है, उस कॉस्ट के बगैर तो आप नहीं कर सकते क्योंकि मल्टी मिलियन डॉलर्स आपके जो है वो इसमें खर्च होते हैं। कहा जा रहा है कि $50 मिलियन रफली जो है हमारे जो है इस केस को लड़ने में खर्च हुए हैं और ऑफकोर्स वो भी हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया। और उस कंपनी के भी हुए हैं तो उस कंपनी को भी इस 5.7 बिलियन का जो क्लेम है जो हमारे हिस्से में आ रहा है उसमें वो चीज भी शामिल है। तो जी, मेरे ख्याल से उसमें प्लस लीगल कॉस्ट्स भी होंगी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग सारी हैं, सब हैं। देखिए, जब भी आप कोई केस जीतते हैं तो उसमें लीगल कॉस्ट भी ऐड होती है। उसके ऊपर जो आपने 7 साल का डिले हुआ है उस अमाउंट से, यानी कि उस वक्त $3 बिलियन थे और आज $4.5 बिलियन हो रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी होती है, उस टाइम इसकी वैल्यू भी लगी भी होती है, टोटल होती है। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो है एक अच्छी चीज है, देखिए जो पॉजिटिव चीज है वो ये है, अगर आप इसकी नोटिफिकेशन पढ़ें, स्टेटमेंट पढ़ें कंपनी का जिन्होंने केस जीता है, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अभी भी वो ओपन है, पॉजिटिव है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, निगोशिएशंस के लिए हैं। देखिए, दो चीजें इसमें हो सकती हैं। एक तो ये कि हम उसके लिए डेफिनेटली जाएं और उनके साथ निगोशिएट करें और इसको जितना कम कर सकते करें, या फिर उनके साथ एक और निगोशिएशन ये करें कि जो है हम दोबारा से उसको बिड करें और जो भी कंपनी इसके लिए आए, एक तो ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कंट्री रिस्क बढ़ गया है, लीगल रिस्क भी बढ़ गया कंट्री का, इस तरह की चीजें होती हैं। बट लेट्स से अगर हम किसी को दोबारा करने जाते हैं प्रोजेक्ट को, तो इसके कैश फ्लोज के थ्रू या जो भी कंपनी आती है, जो भी इसको बिड करती है, जो भी इससे निकलेगा, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस अभी दोबारा अट्रैक्टिव हो गई हैं बहुत ज्यादा और इस वक्त जो है इसकी माइन की वैल्यू जो है काफी ज्यादा हो गई है। तो इसकी जो भी कंपनी आए उसके साथ एक मुआहदा करके उस कैश फ्लोज के साथ मिल के इनके साथ एक एग्रीमेंट करें कि जी हम आपको अगले 3 साल 4 साल में पेमेंट करेंगे, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट करेंगे, इतनी नहीं करेंगे और आपका भी हिस्सा इसमें हो। किस तरह की सेटलमेंट हो ताकि जो है विन विन हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, उस कंपनी के लिए भी और जो नया इन्वेस्टर आता है उसके लिए भी। तो इस तरह का हमें आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये बात एक सोल्यूशन आपने सजेस्ट किया है डेफिनेटली, लेकिन मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर बहुत ही, जिसे मैं कहूँगा कि एक सीरियस किस्म की एक फेलिंग मैं कह सकता हूँ हमारी लीगल टीम्स की, हमारी डिप्लोमेटिक टीम्स की, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम की, जिसकी वजह से आज मुल्क को $6 अरब तक के जो है वो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो मेरे ख्याल ज़िम्मेदार अभी तक मैं जो सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं कि जी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को जो है उसका ज़िम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक जो फैक्ट्स उनके सामने तब रखे गए थे उसको सामने देखते हुए कोई भी होता तो शायद वो मजबूरन इनाल कर देता इस कॉन्ट्रैक्ट को, जबकि इस पर इतनी बेज़ाब्तियों और बदउनवानी के इल्ज़ामात थे और पाकिस्तानी असासों को इतना इन्फ्लेट करके दिखाया गया था। तो मेरे ख्याल ब्लेम उन पे नहीं डाला जा सकता, ब्लेम उन लोगों पे डाला जाएगा जिन्होंने ये जाहिर किया था कि बदउनवानियाँ हुई हैं, बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और पाकिस्तान के असासाजात बहुत ज़्यादा हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। देखें, बात यह है कि इस तरह के इश्यूज होते हैं, एक
एक तो हमें प्रोफेशनल जो है वो टीम्स को एंगेज करना चाहिए, जी जी चाहे वो जुडिशियल साइड हो, चाहे वो कोई लीगल साइड हो। जब भी प्रोफेशनल टीम्स इन्वॉल्व होती है ना, और उसके साथ उनको एक नो हाउ होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, रिसर्च की भी होती है, टेक्निकल जो है वो है ही नहीं ना हमारे knowledge पास होती है। टीम, हमारे पास लोग ही निकम्मे हैं। अब ये बात साबित हो गई बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कि हमारे पास लोग निकम्मे हैं, हमें बाहर के लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, वही हमें गाइड करेंगे कि दरअसल हमारे कौमी असासाजात कितने हैं, उनकी कदर क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमने जिस दांत के डॉक्टर को आंत का इलाज करने भेजा था, उसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे केस का। वहां जाकर उसे एक्सपर्ट के तौर पर पेश किया गया और उसने सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का। खैर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनकी बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल रहे। खुर्रम शहजाद साहब, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद भी इस मौजू पर बात करनी। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बताता चलूँ नाजरीन कि कौमी असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है और ख़ास तौर पे इसके ऊपर तवज्जो देना हमारे मुल्क के हर इदारे का काम है। अनफॉर्चुनेटली मेरी बात यह साबित हो गई है कि हमारे मुल्क का नॉलेज लेवल ज़ीरो है। मैं तदरीस के अमल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी किताब मुझे पाकिस्तानी मुसन्निफ़ की पढ़ाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं ही नहीं। हमारे यहाँ सब लोग जो हैं वो बैठ के चटनी कूटते रहते हैं कि हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अक्लमंद लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास है ही नहीं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। स्टॉक एक्सचेंज का हुआ बुरा हाल। अब लोग मुझसे करते हैं ये सवाल कि ये क्या हुआ है। भाई, ये इतने अरसे से मैं जो ढोल पीट रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आंखों देखा तो झूठ नहीं हो सकता। आपको बता रहे हैं माशी तरक्की इस मुल्क में नहीं हो रही, बेरोज़गारी कितनी तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है, महंगाई आपके सामने की चीज़ है। आखिरकार आपको हकीकत क्यों दिखाई नहीं देती? जो लोग देखे पर भरोसा ना करें तो उनको मैं क्या बोलूँ? जो लोग सुने पे भरोसा ना करें उनको मैं क्या कहूं? जो मुशाहिदे पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं उनको मैं क्या कहूं? बैनुल अक़वामी जरीदे रिसाले क्या कहते हैं उस पर ना जाओ भाई, हकीकत भी तो देखो। देखो तो सड़कों का क्या हाल है, देखो इस मुल्क में पानी बिकता है, देखो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, माशी तरक्की कैसे होगी? ज़फ़र मोती साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा जाना माना नाम है। जनाब ज़फ़र मोती साहब, बात यह है कि कल तक तो आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे, आज तो मान जाओ। 32,000 के पास ही हैं, कुछ अरसे में 19,000 पे भी हो सकता है चली जाए। मान जाएं, आज तो मेरी बात मान जाएं या नहीं मानेंगे? ये प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर भी उन लोगों से आ रहा है जो हमें मदद करने के लिए निकले हुए थे, और अफसोस यही है कि उसका लेवल देख रहे हैं कि जब मार्केट को नीड है, जरूरत है, अपना इन्वेस्टर्स को जरूरत है, फंड के मैनेजर्स को जरूरत है, डीलर्स को जरूरत है, तो ये मार्केट में सेलिंग का एक उत्तम चक्र है। 33,000 के लेवल अभी भी थोड़ी छोटी देर बाद डर लगता है कि टूटेगा, लेकिन आपकी बात मानने से 19,000 के लेवल मुझे आपकी आवाज दुरुस्त तरीके से नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 19,000 का लेवल कहीं नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा। चले, मर्जी आपकी, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। बात की वो आपका के बाद मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मैं आपसे शर्त लगा नहीं सकता और शर्त लगानी भी नहीं चाहिए। ये एक अलहदा बात है कि आजकल लोग शर्त भी लगाते करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता है। आपकी आवाज़ दुरुस्त तरीके से नहीं आ रही, दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, हम बात यही कर रहे थे बुनियादी तौर पे कि स्टॉक मार्केट बेइंतहा दबाव का शिकार है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि आखिर इसका हाल ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि इसको 54,000 की सतह तक पहुंची तो नहीं थी, उबूर तो नहीं की थी, लेकिन उस सतह तक ले जाने की कोशिशें करने वाले क्या हकीकत पसंद थे? क्या इमरान खान को हर चीज का इल्जाम ठहरा दूं? नहीं, सब चीजों का इल्जाम नहीं दे सकता। ज़फ़र मोती साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। हाँ जी ज़फ़र मोती साहब, अब बात यह है कि शर्त तो मैं आपके साथ लगा नहीं सकता और मैं ऐसी कोई बात करूंगा भी नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो फिर एक फैक्ट तो है, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है, माशी हालात इसी तरह रहते हैं,
तो मार्केट पर दबाव तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताएं आप। देखिए, पहले तो ये कि हम दोनों शर्त रकम पर लगा सकते हैं, तो 10 लाख पर तो लगा सकते हैं, वो तो हम कर सकते हैं कि जो 19,000 पहले देखेंगे कि हम 35,000 पहले देखेंगे। जी। तो ये तो हो सकता है कि नहीं। मुझे आपकी आवाज, हेलो, आप... मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, हेलो, जी 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 आ रही है अब आपकी आवाज, जी बोलिए। ये कह रहा हूँ कि हम रकम की अगर शर्त नहीं भी लगा सकते तो लंच की तो लगा सकते हैं कि पहले 35,000 लेवल होगा कि पहले 19,000 लेवल होगा। तो अगर आप एग्री करते हैं तो ये तो हो सकता है ना, इसमें तो कोई मना नहीं है। मैं लंच खिलाऊंगा आपको। बस तो आप ये समझ लें कि आप लंच इसलिए खिलाएंगे कि 35,000 का लेवल पहले होगा। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं झूठा साबित हूं, अवाम का फायदा हो, सरमायाकारों का फायदा हो। अगर अली नासिर के झूठे हो जाने से गरीब अवाम का या सरमायाकारों का फायदा हो जाए तो मैं कहता हूं कि फिर मैं रोज़ झूठा साबित हूं। लेकिन ज़फ़र मोती साहब, बात यह है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की मईशत के हाल भी तो बताएं। आपको खुद पता है ताजिर सनतकार स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्या इसके असरात स्टॉक मार्केट के ऊपर जाहिर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, हर चीज का हो रहा है। जब आप एक निकलते हो अपने ऑफिस के लिए और रास्ते में देखते हो कि कहीं पर भी कोई अच्छी खबरें नहीं है, और चाहे रेडियो पर हो चाहे टीवी पर हो, तो उसका असर तो होता है ना। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हम लग्जरी गुड्स है और लग्जरी गुड्स के लिए फील गुड होना जरूरी है। मैं हमेशा आपके प्रोग्रामों में 25 और प्रोग्रामों में मैं जब भी होता हूं तो मैं उनमें यही कहता हूं कि मुशर्रफ का टाइम लोग क्यों याद करते हैं कि फील गुड एलिमेंट था। फील गुड एलिमेंट होना जरूरी है इंडस्ट्री का चलने के लिए, स्टॉक मार्केट के चलने के लिए, इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए। लोगों को ये उम्मीद हो और कॉन्फिडेंस हो कि ये जो हुकूमतें हो वो अपना काम कर सकती हैं। अब जब आप स्ट्राइक की बात करते हैं तो एक वायरल हुई है अभी वीडियो जिसमें शब्बर जैदी साहब भी नजर आ रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट। मैंने कहा भाई जरा देख के बताना, आजकल बहुत सारी वायरल हुई है वीडियोस, जरा दे। अच्छा, शब्बर साहब वाली जी। वो वाली जो वीडियो आप वो बोल रहे हैं मुल्तान वाली, वो नहीं। मैं वो कह रहा हूँ शब्बर जैदी साहब की, जिसमें बिल्कुल यूं हथधर्मी हो गई है दोनों ग्रुपों में आमने सामने, कराची के जो बिजनेस के लोग हैं। तो उसमें अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट ने एटीट्यूड दिखाया तो उसका अफेक्ट यही आता है कि इंडस्ट्रियां और दुकानों पर ताले लग जाते हैं। अब ये ताले खोलने होंगे इनको कोई भी तरीके से। अगर ये ताले इन्होंने नहीं खोले, इन्होंने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन नहीं दी और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो फिर ये मुश्किलात बढ़ेंगी जो आप अपनी बात पर हो रहे हो, और जिसकी वजह से शायद, मुझे बहुत मुश्किल है लेकिन शायद मुझे फिर लंच खिलाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज की आपने बात की बड़ी अहम की है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। कहाँ उन्होंने, लेकिन खान साहब ने तो मना कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर मेरे ख्याल कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बिल्कुल एक मिडिल ऑफ द रास्ता। खान साहब आप सुन रहे हो तो मेरी गुजारिश है, कर लो कॉम्प्रोमाइज, कर लो कॉम्प्रोमाइज कर लो। ज़फ़र मोती साहब, मेरे पास वक्त बड़ा महदूद होता है, आपके साथ अच्छी गुफ्तगू रही। बात यह है कि मैं आज भी कहता हूँ हुकूमत से कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। टैक्सेशन इस मुल्क का मसला नहीं है। मैं रावलपिंडी तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ हमारा जो है वो सोल्यूशन है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। यहाँ पर वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।